हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं हिस्ट्री आपको पढ़ा रहा था, तो हिस्ट्री में आपको मैंने बताया था इस्लाम धर्म, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी के बारे में पूरा डिटेल्स से मैंने बताया है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पे कितनी बार आक्रमण करता है ना। मोहम्मद गजनी कितनी बार आक्रमण करता है, मोहम्मद गोरी कितनी बार आक्रमण करता है, सबसे पहले कहाँ आक्रमण करता है, मोहम्मद गोरी भारत के अंदर जब एंट्री किया तो पृथ्वीराज चौहान से कैसे लड़ा, पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, इसी क्रम में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो मोहम्मद गोरी था जिसने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया था, तो आज हम लोग उसी चौहान डायनेस्टी के बारे में यानी चौहान वंश के बारे में पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ। आपको ये भी पता चलेगा कि आज का जो राजस्थान का जो जगह है अजमेर, वो शहर किसने बसाया था, ये भी आपको पता चलेगा। चलिए डिटेल्स के साथ वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चौहान वंश था यानी चौहान डायनेस्टी, ठीक है, चौहान डायनेस्टी जो है कि कहाँ पर ये रह रही थी, तो राजस्थान वाले एरिया में। कहाँ पे? राजस्थान वाले एरिया में चौहान डायनेस्टी बहुत तेजी के साथ फैल रहा था, जहाँ पे जो है कि सबसे पहले चौहान डायनेस्टी को बनाने वाले थे वासुदेव। क्या नाम था उनका? वासुदेव। यानी चौहान डायनेस्टी के जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं वासुदेव, जिसे हम सिंह राज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंह राज भी कहते हैं। वासुदेव को क्या कहते हैं? सिंह राज। इन्होंने चौहान डायनेस्टी को बनाया था। अब ये जब चौहान डायनेस्टी को बनाए तो इन्होंने अपनी राजधानी जो है कि अहित क्षेत्र में बनाया। कहाँ पे? अहित क्षेत्र। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब चौहान डायनेस्टी बनी थी तो जिसने बनाया था यानी किसने बनाया था? वासुदेव यानी सिंह राज ने। तो उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? अहि क्षेत्र में। कहाँ बनाई? अहि क्षेत्र में। फिर कुछ समय बीतता गया, एक और राजा आते हैं जिनका नाम होता है अजय राज द्वितीय। क्या नाम होता है? अजय राज द्वितीय। तो इन्होंने एक शहर अजमेर नाम से बसाया। कौन सा नाम से? अजमेर नाम से शहर बनाया। किसने? अजय राज द्वितीय ने अजमेर नामक शहर बनाया, और उसको जब शहर बनाया तो उसको अपनी राजधानी बना दिया। किसने? अजय राज द्वितीय ने। मेरा नाम भी अजय है, ठीक है ना, तो आप इस नाम से भी याद रखिएगा कि अजय राज द्वितीय ने अजमेर शहर को बसाया था। नाम देखिए, नाम लिखा है अजमेर। अज आ रहा है शब्द, और अजय में भी अज आ रहा है, तो अजय राज द्वितीय ने अजमेर शहर को बसाया था और उन्होंने अपनी राजधानी भी बना लिया। अब मैं बात करूं कि जो चौहान डायनेस्टी थी, इसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक कौन था, यानी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन था? तो अरुणो राज्य। याद रखिएगा, अरुणो राज्य जो है कि जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। ठीक है, इन्हीं के पुत्र एक था जिसका नाम था विग्रह राज चतुर्थ विसल देव। यानी जो इसका पुत्र था उसका नाम था विग्रह राज चतुर्थ विसल देव। ये जो इनका पुत्र था, इसने एक पुस्तक लिखा यानी नाटक लिखा था पुस्तक में, जिस नाटक का नाम था हरिकेली। क्या नाम था? हरिकेली नामक एक नाटक लिखा था। किसने? विग्रह राज चतुर्थ ने। ठीक है ना, विग्रह राज चतुर्थ जो थे यानी विसल देव, ठीक है, उन्होंने एक नाटक लिखा था हरिकेली नामक नाटक, जो कि संस्कृत भाषा में थी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में थी। कह सकते हैं कि विग्रह राज जो चतुर्थ था एक प्रकार का कवि भी था। क्या था? और अरुणो राज्य का, यानी कह सकते हैं अरुणो राज्य का क्या था? पुत्र था। चलिए, अब क्या होता है कि जब विग्रह राज जो है कि राजा बनता है, ठीक है, तो इसके राज कवि हुआ करते थे जिनका नाम था सोमदेव। क्या नाम था? सोमदेव। तो सोमदेव ने एक पुस्तक लिखा ललित विग्रह राज। कौन सा पुस्तक? ललित विग्रह राज। यानी जो विग्रह राज चतुर्थ विसल देव हुआ करते थे, उनके राज दरबार में एक कवि रहते थे सोमदेव, तो सोमदेव ने एक पुस्तक लिखा ललित विग्रह राज। चलिए, अब क्या होता है कि विग्रह राज जो थे ना, इन्होंने एक विद्यालय बनवाया था जो आज जो है कि मस्जिद बन चुका है। 2.5 दिन की झोपड़ा, 2.5 दिन का जो झोपड़ा अजमेर में है,
इन्होंने सबसे पहले विद्यालय बनवाया था। 2.5 दिन की झोपड़ा जो मस्जिद आज है अजमेर में, वो सबसे पहले विद्यालय हुआ करता था, जिसको बनाने वाले थे विग्रह राज। यानी विग्रह राज ने जो 2.5 दिन की झोपड़ा अजमेर में बना हुआ है वो पहले विद्यालय था। बाद में चल के कुतुबुद्दीन ऐबक उसे 2.5 दिन की झोपड़ा करके मस्जिद बनवा देगा, ठीक है, तो वही होती है मस्जिद। तो आपको समझ में आएगा ना कि 2.5 दिन की जो झोपड़ा मस्जिद थी उसके पहले विग्रह राज ने क्या बनवाया था, वहाँ पे विद्यालय बनवाया था। क्या था वो? विद्यालय था बच्चों को पढ़ने के लिए। उसके बाद इस चौहान डायनेस्टी का जो अंतिम शासक होता है वो होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। क्या होता है? अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय होते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। आपसे गलती न हो जाए कि आपसे जब पूछा जाए कि बताइए कि चौहान डायनेस्टी का कौन सा ऐसा शासक था जिसने मोहम्मद गोरी से युद्ध लड़ा था, तो आपका आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। याद रखिएगा तृतीय, गलती से ध्यान रखिएगा। एग्जाम में जब क्वेश्चंस आता है तो पूछा जाता है तो ऑप्शन देता है पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, तो आप याद रखिएगा कौन है? पृथ्वीराज तृतीय हैं, जो कि मोहम्मद गोरी से लड़ेंगे। तो अंतिम शासक जो है कि पृथ्वीराज जब तृतीय बैठते हैं तो इनके राज दरबारी एक कवि होते हैं जिनका नाम होता है चंदवरदायी। क्या नाम होता है? चंदवरदायी। इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो, और इसी पुस्तक के अंतर्गत जो है कि पूरी पृथ्वीराज चौहान के हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान कैसे थे, क्या क्या कहाँ पे लड़ाई किया था, ये सब जो है कि चंदवरदायी ने अपने पुस्तक में पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है। तो आप याद रखिएगा कि पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसने लिखा है? तो पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंदवरदायी ने। अब देखिए रणथंभौर। रणथंभौर जो है कि रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है, आपको पता होगा। तो वहाँ का रणथंभौर में एक जैन मंदिर है। क्या है? जैन मंदिर। तो जैन मंदिर का ऊपर शिखर जो होता है ना, शिखर, उसको बनवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। जैन मंदिर का जो शिखर है ना रणथंभौर में, वहाँ पे जो शिखर को बनाने वाले थे पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने ही बनवाया था। उसके बाद ये क्या करते हैं कि अपने राज में बुंदेलखंड पर आक्रमण करते हैं, और बुंदेलखंड पे आक्रमण के साथ साथ उसके पास में जो महोबा है वहाँ पे भी आक्रमण करते हैं और उसको जीत जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि बुंदेलखंड यानी महोबा की जो लड़ाई होती है, वहाँ का शासक जो है कि चंदेल शासक होते हैं। कौन सा शासक? चंदेल शासक होते हैं। चंदेल वाले उनको हरा देते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। तो महोबा की जब लड़ाई हो रही थी, महोबा में लड़ाई हो रहा था, तो महोबा में 2 व्यक्ति थे जिनके 2 भाई थे, ठीक है ना, अल्लाह और रुदल। अल्लाह और रुदल नाम के 2 भाई थे। दोनों महोबा की सुरक्षा करते हुए पृथ्वीराज चौहान से लड़ते लड़ते ये जो है कि भगवान को प्यारे हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। इसलिए इनकी कहानी आपने अल्लाह और रुदल की कहानी बहुत सारी सुनी होगी आपने। तो आपको बता दूं कि ये अल्लाह और रुदल कहाँ के थे? महोबा की लड़ाई में बेचारे महोबा को पृथ्वीराज चौहान से बचा रहे थे, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान जो है कि महोबा की लड़ाई पे बहुत भयानक युद्ध कर रहे थे, बुंदेलखंड वाले पे हमला कर रहे थे ना, बुंदेलखंड वाला जो एरिया था वहाँ पे, और उन्होंने जीत लिया और अल्लाह और रुदल बेचारे भगवान को प्यारे हो गए। उसके बाद क्या होता है कि चौहान डायनेस्टी में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात अब आती है कि जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पे बैठे होते हैं, है ना, दिल्ली की गद्दी पे बैठे होते हैं, तो मुस्लिम साम्राज्य का गजनी स्थान का एक राजा होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद गौरी। भारत के अंदर एंट्री करता है भारत पे हमला करने के लिए। तो भारत के अंदर जब एंट्री करता है भारत पे हमला करने के लिए, ये बात पता चलती है पृथ्वीराज चौहान को, ये दिल्ली की गद्दी पे बैठे होते हैं। तो क्या करते हैं कि मोहम्मद गौरी से लड़ने के लिए ये दिल्ली से निकल चलते हैं, और दोनों की मुलाकात जो है कि हरियाणा में जगह है तराइन वाले जगह पे होती है। वहीं युद्ध स्थल तय किया जाता है कि यहीं पे लड़ाई होगी, ठीक है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में भयानक लड़ाई होती है, प्रथम लड़ाई होती है। तो याद रखिएगा तराइन की प्रथम लड़ाई या प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। जब दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है कि मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हरा देते हैं, और बस उसे मारते ही नहीं है, वरना उसको पूरी एकदम मतलब पूरा समझ जाए ना कि उसकी पूरी जीवन दशा खराब हो जाती है मोहम्मद गौरी की। अब मोहम्मद गौरी के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि भारत छोड़ के भग जाए, और भारत छोड़ के चला जाता है
इसी बीच में इससे पहले थोड़ी सी चले तो लड़ाई से पहले होता क्या है कि जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं, ठीक है, उनके पास यानी दिल्ली के पास आज का जो जगह है कन्नौज, कन्नौज वाले एरिया में क्या होता है कि एक राजा होता है जिसका नाम होता है राजा जयचंद, यानी जयचंद। जयचंद जो होते हैं उनकी एक पुत्री होती है, जो उनकी पुत्री थी वो पुत्री पृथ्वीराज चौहान को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, जो कि पृथ्वीराज चौहान इस बात को से अनजान थे, ठीक है, और वो उन जयचंद की पुत्री पसंद करती थी। लेकिन जो राजा जयचंद था ना, वो पृथ्वीराज चौहान से नफरत करता था। क्यों नफरत करता था? ये देखता था कि ये छोटा सा राजा दिल्ली तक यानी अजमेर से चल के, राजस्थान से चल के दिल्ली वाले एरिया में कवर कर लिया है, हम कन्नौज में हैं। तो जयचंद को यही बात का बुरा था। वो सोच लिया था कि कुछ भी हो पृथ्वीराज चौहान से मतलब नहीं रखेंगे। लेकिन जयचंद की पुत्री जो होती है, जिसका नाम होता है संयोगिता, वो पृथ्वीराज चौहान को मन ही मन चाहने लगती है। और क्या होता है कि एक बार क्या होता है कि जयचंद सोचते हैं कि क्यों न पुत्री का स्वयंवर रचा जाए, पुत्री का विवाह किया जाए। लेकिन उसने ये भी प्रण लिया कि कुछ भी हो, दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला जो शासक है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उसको हम नहीं बुलाएंगे अपने स्वयंवर में। और वो यही करता है, नहीं बुलवाता है, क्योंकि उसको नफरत होता है। तो पृथ्वीराज चौहान से इतना जलता है कि जब अलग अलग राजाओं को निमंत्रण भेज देता है तो ये बात पृथ्वीराज चौहान तृतीय को भी पता चलता है और उनको नहीं बुलाता है। तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन होता है क्या है कि संयोगिता इनको पत्र लिख के खुद बुलाती है कि आप हमारे दरबार में आइए, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं कि संयोगिता की चिट्ठी को पढ़ते हैं, ठीक है, पत्र को पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद डिसाइड करते हैं कि चला जाएगा। लेकिन वेट करते हैं कि शायद जयचंद भी इनको लेटर दे, लेकिन जयचंद लेटर नहीं भेजता है। तो जो संयोगिता होती है जयचंद की पुत्री, उसने ठान लिया है कि कुछ भी हो हम दिल्ली के शासक यानी पृथ्वीराज चौहान से विवाह करेंगे। तो ये पृथ्वीराज चौहान से विवाह करने की प्रण तो ले लिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान तो राज दरबार में उपस्थित ही नहीं है। तो होता क्या है कि जयचंद ने सोचा कि क्यों ना पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती किया जाए। तो इनके ही हूबहू एक पुतला बनवाता है, और पुतला जो है कि अलग अलग देश से आए हुए राजाओं की स्वागत में पुतला सामने रख देता है कि आपका स्वागत ये पुतला कर रहा है। इस तरह पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करता है। लेकिन ये होती है ना कि होने को कोई टाल नहीं सकता, ये आपने जानते ही होंगे। अब होता क्या है कि जब आई बारी पृथ्वीराज चौहान जो है कि पहुँचे नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपना भेष बदल के आम नागरिक की तरह पहुँच गए दरबार में, और किसी को पता भी नहीं चला। तो होता क्या है कि जो संयोगिता होती है उसने सोच लिया था कुछ भी हो, अगर पृथ्वीराज चौहान नहीं भी आते हैं तो फिर भी मैं उनका जो बना हुआ पुतला है उसी में माला पहना दूंगी, बल्कि मैं उन्हीं से शादी करूंगी। अब ये बात जो है कि राजा जयचंद को पता ही नहीं था। राजा जयचंद ने सोचा, बिटिया से बोला कि बेटी जाओ स्वयंवर है, अपना माला लो और अपने अनुसार जो भी वर है उसको ये गले में माला डाल दो। अब जो है कि ये चलती जा रही थी। इसने आए हुए तमाम राजाओं को छोड़ दिया और जाके पुतला में अपना माला डाल दिया। इससे जो कि जयचंद बहुत ज़्यादा गुस्से में हुआ और इसने पृथ्वीराज चौहान को कुछ कर नहीं पाया। लेकिन गुस्सा जैसे हुआ, ये बात जो है कि एक आम दरबार में छुपे हुए पृथ्वीराज चौहान देख रहे थे, उनको जैसे पता चला कि माला जो है कि हमारे गले में है, तुरंत बाहर आए और संयोगिता को उठाए और लेकर दिल्ली की तरफ निकल चले, यानी अजमेर अपने एरिया में आ गए। अब ये कुछ भी हो गया, जयचंद सोच लिया था कुछ भी हो मैं बदला पृथ्वीराज चौहान से जरूर लूँगा और उसे भयानक बदला लूँगा। यही बदला लेता है जब मोहम्मद गोरी पहले तराइन के युद्ध में हार जाता है। तो अब जो है कि जयचंद उसे लेटर भिजवाते हैं और कहते हैं कि आप आओ भारत पे हमला करने के लिए, पृथ्वीराज चौहान को हरा दो और दिल्ली की गद्दी मुझे वापस कर देना, और जितना सामान लूटना है आराम से लूट के अपने यहाँ चले जाना। ये बात जब लेटर जाता है गौरी के पास, वो एक्सेप्ट कर लेता है और तय हो जाती है कि हम इस टाइम में आएंगे। एक साल बाद, सोचिए 1191 में हारने के बाद एक साल बाद ही आ गया। 1192 ईस्वी में उसी जगह पे तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तो याद रखिएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। प्रथम हुआ था 1191 में। गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में जब युद्ध होता है तो जयचंद जो है कि गौरी की सहायता कर देता है, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से हार स्वीकार करना पड़ता है और हार जाते हैं। गौरी क्या करता है कि पृथ्वीराज चौहान को
बंदी बना लेता है और अपने देश गजनी लेकर चले जाता है। और वहाँ पे ले जाने के बाद इनको जो है कि ये क्या करते हैं कि कहा जाता है, ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं, है ना, जो कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने पुनः गौरी को मार दिया, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकलवा ली थी और कैद में जो कारागाह होता है जिसमें बंद किया जाता है लोगों को, कैदी लोगों को, उसमें बंद करा दिया था। लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान जो है कि मोहम्मद गौरी को मार देते हैं। और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है कि वहाँ पे क्या करता है कि अपने दरवाजे के बाहर गौरी क्या करता है, अपने दरवाजे के बाहर ये पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु मतलब उसको दफना देता है, ताकि जो भी अंदर जाए इसके कब्र के ऊपर से जाएं, पैर रख के जाएं। यानी इतने ज़्यादा बेइज्जती करता है राजपूत वालों की। ये तमाम बहुत सारी कहानियां हैं। तो ये था पृथ्वीराज चौहान से संबंधित पूरा डिटेल्स, और आपको यहाँ तक याद रखना था 1192 तक। अब आपको पता है कि 1194 में चंदावर का युद्ध होगा, जो कि मैं आपको बताया था, मोहम्मद गौरी जब पढ़ाया था तभी बताया था कि 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। पुनः गौरी भारत आता है और जयचंद को मार देता है। और ये अब सोच के देखिए, जयचंद कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान का ससुर हुआ करता था। अब क्या होता है, ये पूरी कहानी यहीं से समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये था पृथ्वीराज चौहान के बारे में डिटेल्स, संपूर्ण डिटेल्स। इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है, और इतना आप याद कर लेते हो तो बहुत है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब भारत के अंदर जब मुस्लिम साम्राज्य आ चुकी है, कुतुबुद्दीन ऐबक भारत के अंदर आएगा। अब हम लोग को पढ़ना है दिल्ली सल्तनत। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।